Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Attend Path, and today we will start with our chapter 4, that is Origin of Life and Evolution. Evolution term हमने अपने chapter 1 में भी पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि evolution is a part of unifying principle, unifying principle of living organism, and ये बहुत gradual process था, बहुत gradual process था. एवोल्यूशन की अगर एक्सटेंडेड डेफिनेशन देखें तो evolution is the gradual development of more complex life forms from simpler pre-existing life forms over a geological time. तो in a simple way कि जो भी ऑर्गेनिज्म अभी है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया. पहले ये एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर हुआ करता था बट टाइम के साथ ये इवॉल्व हो गया. और ये टाइम कितना? इट इज मिलियन ऑफ ईयर्स. तभी तो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक स्मॉल एनिमल था. इट कुड ओनली वॉक बट उसकी स्किन पे आए फ्लैप्स. फ्लैप्स उसके स्किन पे डेवलप हो गए. इट कुड ग्लाइड डाउन बट लेटर ऑन अच्छे से उसके जो ये फ्लैप्स थे ये विंग्स में कन्वर्ट हो गए एंड बिकेम बर्ड, कुड फ्लाई हाई. ठीक है. तो हम ये बात करें तो एक प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म process of living organism through which they change over time, over long time. That is evolution. That is evolution. And long time kitna? That is million of years. Million of years. And living organisms, that is humans, plants, and animals. एवोल्यूशन बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि जो पहले लाइफस्टाइल, पहले लाइफ थी और अब की जो लाइफ है वो कैसे कनेक्टेड है. Earth is estimated to have formed around 4.54 billion years ago. 4.54 billion years ago अर्थ फॉर्म हुई थी. ये एक फैक्ट है जो हमें याद रखना है. यूपीपीसीएस में एक बार पूछा गया है ये बहुत पहले. Through the process known as accretion and whereby dust and gas from the primordial solar nebula collided under gravity to form a planetary body. हमने अपने जियोग्राफी में बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है. दैट हाउ अर्थ फॉर्म्ड. यही एक मॉडर्न थ्योरी थी जो एक्सेप्टेड थ्योरी थी, राइट. ऐसे ही एवोल्यूशन की भी काफी थ्योरीज हैं. देयर वर द सेवरल थ्योरीज वर propounded बट मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अमंग देम इज अपरेंट हेल्डन थ्योरी. अब बहुत सारी थ्योरीज थी. जैसे एक एनेक्सामेंडर था, ग्रीक फिलोसोफर थे. उन्होंने कहा कि जो लाइफ है बिगिन इट बिगन इन वाटर. लाइफ बिगिन इन वाटर. और जो ह्यूमंस हैं वो फिश लाइक स्ट्रक्चर से इवॉल्व हुए. फिश लाइक स्ट्रक्चर से इवॉल्व. एनेक्सामेंडर के बाद अरिस्टोटल ने थ्योरी दी थी. एरिस्टोटल लेडर ऑफ लाइफ में बिलीव करते थे. लेडर ऑफ लाइफ. आज यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे सिंपल सिंपल से थोड़े से कॉम्प्लेक्स, फिर मोर कॉम्प्लेक्स. उनका जो
वो सोचते थे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही एक लाइफस्टाइल होती है, बट उनका जो एवोल्यूशन का कंसेप्ट था वो उस पर एग्री नहीं करते थे। जो पीपल है, बाकी सब, वो बिलीव करते थे क्रिएशनिज्म में। क्रिएशनिज्म, हम आप हम सब यही कहते हैं ना, जनरली भगवान ने बनाई है। द आइडिया दैट ऑल स्पीशीज वर क्रिएटेड बाय गॉड, यही क्रिएशनिज्म है। दैट ऑल स्पीशीज क्रिएटेड बाय गॉड। बट सम थिंकर्स, अब वो थिंकर्स हैं, दे यूजुअली थिंक वेरी डिफरेंटली, ओके। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो पैटर्न है, देयर इज अ पैटर्न इन एवरी थ्योरी, जो भी ये दी थी, इन थ्योरीज में कोई ना कोई पैटर्न है। तो जिसकी वजह से कार्ल लिनियस ने क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट्स, एनिमल्स का। एक जॉर्जस बुफन थे, जॉर्जस बुफन। उन्होंने कहा था कि स्पीशीज जो स्पीशीज हैं वो चेंज होती रहती हैं। स्पीशीज चेंजेस ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। फिर ऐसे बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे लेमार्क की थ्योरी, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, मेंडल का जेनेटिक थ्योरी। ये सब हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। बट लेकिन इन सभी में से जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थी वो थी ओपेरन हेल्डन थ्योरी। ओपेरन हेल्डन थ्योरी। तो अभी हम ओपेरन हेल्डन थ्योरी देख लेते हैं। ओपेरन एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर ओपेरन। और जो हेल्डन थे वो JBS हेल्डन। ओके। उन्होंने इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया था इस थ्योरी को, that how life began from non-living chemicals on early Earth. According to this theory, life originated on early Earth through physiochemical process of atoms which combine to form molecules, hence react to produce inorganic and organic compound. In a simple form, कि कहीं ना कहीं केमिकल एवोल्यूशन हुआ है। और उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये थ्योरी दी थी। मतलब अलेक्जेंडर ओपेरन एक रशियन साइंटिस्ट थे, whereas JBS जो थे वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने फिजियोकेमिकल प्रोसेस एक्सप्लेन किया, मतलब ये केमिकल एवोल्यूशन बताया है। और ये बताया कि जो एटम्स थे वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बने, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल रिएक्ट हुआ, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। लाइफ ओरिजिनेटेड अपॉन आवर अर्थ स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर्स। आगे चलते हैं। First inorganic component and then the organic component were formed in accordance with ever-changing environmental conditions. जैसे जैसे environment की conditions change होती गई, first inorganic component बना, फिर organic component बना. Therefore, it is called the chemical evolution. That which cannot occur under present environment conditions upon Earth. उस टाइम की जो conditions थी वो इतनी वेरिएट करती थी कि वो आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। So operant hypothesis, also known as the materialistic theory, which was published in Origin of Life. Modern views regarding origin of life include both chemical evolution and biological evolution. पर जो starting base कहते हैं, जिसे कहते हैं base जो है, वो हमने chemical evolution का ही लिया है। एक मिनट, let me explain the Operan-Haldane theory. तो अगर हम अपेरन हेल्डेन की, अगर उसके हम बेसिक आइडिया की बात करें कि उस थ्योरी का बेसिक आइडिया क्या था, कि जो लाइफ है अर्थ पे, ओके, इट वाज नॉट सडन, इट वाज नॉट सडन, बट अ ग्रेजुअल प्रोसेस।
through chemical evolutions in oceans of early Earth. Through chemical evolution in oceans of early Earth. अब early Earth had no oxygen. उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं था एनवायरनमेंट में. There was all a reducing atmosphere. जैसे हॉट गर्म लाइटनिंग थी काफी ज्यादा. वॉल्केनिकली एक्टिव था वो टाइम. तो अर्ली एटमॉस्फेयर था. अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें फिर क्या प्रेजेंट था. इट वाज हाइड्रोजन. मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर. और यही एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी आया है, आरएएस में भी पूछा गया है, और अदर पीसीएस एग्जामिनेशंस में भी ये पूछा गया है कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर में था उनमें कौन कौन सी गैसेस मिलती थी. मीथेन हो गया, है ना, अमोनिया हो गया, तो उसमें ऑक्सीजन भी था. तो अगर कहीं भी ऑक्सीजन होगा तो वो नहीं होगा बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नो ऑक्सीजन. ठीक है. और ये भी जितने भी गैसेस हैं दे रिएक्टेड टू फॉर्म द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. और किसके अंडर, लाइटनिंग के अंडर. एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का क्या था, एनर्जी थी लाइटनिंग. दैट इज यूवी रेज, volcanoes, they were the source of energy. ठीक है. और जो सिंपल गैसेस थी उन्होंने जैसे अमाइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड्स, इन सब ने रिएक्ट किया और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना दिया. और जो ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे they were collected to ocean. इसीलिए इस थ्योरी को प्रिमोर्डियल सूप थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये ओशंस में कलेक्ट, ऐसा माना जाता था कि ये ओशन में कलेक्टेड है. तो जब एक बोल मान लो उसमें इतने सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बेनिफिटेड सोल्यूशन बन गया. तो इट इज नोन एज प्रिमोर्डियल सूप. अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रिमोर्डियल सूप, तो primordial soup was the ocean filled with organic molecules. Filled with organic molecules. इस जो ये primordial soup था ना, it acted like a giant chemical lab, जहां पे synthesis आगे लाइफ का होता गया. अब देखो, जैसे देखते हैं हम केमिकल एवोल्यूशन में. केमिकल एवोल्यूशन में एटॉमिक फेज आया, मतलब एक छोटा फेज, एटम. Earlier Earth had innumerable atoms, hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी. These atoms were segregated in the three concentric circles. Three concentric circles थे, उसमें ये एडजस्टेड थे. अब ये थ्री कंसेंट्रिक सर्कल्स को आप अर्थ का स्ट्रक्चर समझो. ठीक है. जो हैवीएस्ट एटम्स थे, हैवीएस्ट एटम कौन से, जैसे आयरन हो गया, निकल, कॉपर, ये तो थे सेंटर में. जो मीडियम वेट के थे, कौन कौन से, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन हो गया. ठीक है, फ्लोरीन हो गया. ये सब हमारे मीडियम वेट के एटम्स थे. और ये बीच में थे, अर्थ का जो प्रिमिटिव एरिया होता है उसमें थे. फिर जो ये लाइट वाला था, दैट इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन,
कार्बन, ये अर्थ का पेरिफेरल रीजन पे मिलते थे। ये था हमारा एटॉमिक फेज। और फिर एटम्स एटम्स एटम प्लस एटम रिएक्ट हुए, मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए, दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, देन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया। तो जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इन्होंने स्टार्ट किया अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना। और ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो गए थे, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, जिसे हम कहते थे कोएसरेट्स। टाइनी बबल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, बबल लाइक स्ट्रक्चर। इन्होंने लाइफ लाइक प्रॉपर्टीज दिखा, लाइफ लाइक प्रॉपर्टीज दिखाई। जैसे कौन सी प्रॉपर्टीज? एब्जॉर्ब करना मटेरियल को, मटेरियल को एब्जॉर्ब करना, फिर ग्रोइंग इन साइज, एक साइज में ग्रो करना। हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स में एक कैरेक्टरिस्टिक थी साइज का, ग्रोथ का, सॉरी। तो उन्होंने ये प्रॉपर्टीज शो करी। तो it and hence they develop as the first living cells which able to reproduce and evolve. ओके, ये ओपरन हेल्डन थ्योरी थी। एक बार इसका शॉर्ट देख लेते हैं कि ओपरन हेल्डन थ्योरी में जनरली क्या था, मतलब ऐसा क्या था कि जो केमिकल एवोल्यूशन हुआ था, एक ओशन में सारे न्यूट्रिएंट्स थे, जिसने केमिकल लेबोरेटरी की तरह काम किया था। एटम्स और एटम मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, उन मॉलिक्यूल्स ने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म किया, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ने सेल्फ ऑर्गेनाइज किया, मतलब खुद में चेंजेस किए, ड्रॉपलेट्स की तरह फॉर्म में आए, जिसे कर्सरेट्स कहा, बबल टाइनी लाइक स्ट्रक्चर्स। फिर उन्होंने लाइफ लाइक प्रॉपर्टीज शो करी, कौन सी? एब्जॉर्ब मटेरियल किया, ग्रोइंग साइज। तो इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल्स, हमने इनको बता, ये एक ओपेरन हेल्डन थ्योरी थी। हमने ये भी डिस्कस किया कि जो एटम्स कैसे सेग्रीगेटेड थे अर्थ के स्ट्रक्चर में, जो हैवीएस्ट थे वो सेंटर पे थे, हैवीएस्ट वाले सेंटर पे थे, फिर मीडियम थे, फिर लाइट थे, पेरिफेरल एरिया पे लाइट वेट एटम्स थे। फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो फ्री एटम्स थे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे combined to form inorganic molecules such as H2, N2, H2O. हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स वर मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से थे? हाइड्रोजन एटम्स, एंड मोस्ट रिएक्टिव थे। The early inorganic molecules interacted and produced simple organic molecules such as sugars, nitrogenous bases, amino acids, glycerol, fatty acids. यही sugars, nitrogenous bases and amino acids मिलके डीएनए बनाते हैं। तो इसीलिए ये थ्योरी मोस्टली एक्सेप्टेड थी। Some external source must have been acting on the mixture of reactions. External source कुछ भी होगा, environmental conditions इतनी थी कि कोई ना कोई सोर्स हो सकता है कि जो भी मिक्सचर था, लाइटनिंग हो गई ना, और जो वो हॉट टेम्परेचर था, वो सब चीजें इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। There was no ozone layer at that time in the atmosphere, and Haldane believed that living cells operated from the prebiotic soup to the ocean, having numerous numbers of organic components. Thus, the stage was set for the combination of various chemical elements. अब इसी का ही एक अब ये नहीं था कि उन्होंने एक थ्योरी दे दी थी और सबने मान ली थी, नहीं, उसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी हुआ था। किसने दिया था? स्टैनली मिलर एंड हरोल्ड यूरे ने। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने दिया था? मिलर एंड यूरे, मिलर एंड यूरे।
इनका पर्पस ही बेसिकली यही था कि टू स्टिमुलेट द कंडीशन ऑफ अर्ली अर्थ एंड टेस्ट इफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज एसेंशियल फॉर लाइफ could form spontaneously. यही चीज को apparent Holden थ्योरी को ही इन्होंने एक्सपेरिमेंटली किया था. क्लोज्ड apparatus रखा. हमने पढ़ा था ना CH4 थी, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था. नो ऑक्सीजन, रेप्लिकेटिंग रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स. किस चीज के लिए? लाइटनिंग था, हॉट टेम्परेचर था वो चीज के लिए, बॉइलिंग चैम्बर टू मिमिक द ओशन. फिर एक रिजल्ट देखा आफ्टर 1 वीक फाउंड अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, एलानाइन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लिक्विड. अब ये कहीं ना कहीं थ्योरी को एक्सेप्ट कर किस वजह से हुआ था, ये कहीं ना कहीं इस चीज को प्रूव कर रहा है. इससे कंक्लूजन यही मिला कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर लाइफ कैन फॉर्म अंडर नेचुरल अबायोटिक कंडीशंस एंड दिस स्ट्रांगली सपोर्टेड द apparent Haldane केमिकल थ्योरी. अब उसमें आपसे बेसिकली कंक्लूजन, रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं पूछेंगे. इट वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज. बट लेकिन ये पूछ सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का, वो किसने दिया था? मिलर एंड ह्यूरे ने. सेकेंडली आपसे पूछ सकते हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेड एवोल्यूशन थ्योरी कौन सी है? अपरेंट हेल्डन थ्योरी. और उसके बाद कौन से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे? शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसिस, अमाइनो एसिड्स. ये क्वेश्चंस हम अपने इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पार्ट. दैट इज द फंडामेंटल प्रिजम्पशंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. Modification of living organism during their descent generation by generation from common ancestors. Simply देखें the process by which living organisms change over generation through changes in their gene trait. अगर हम सिंपली बात करेंगे कि जनरेशन ओवर जनरेशन, ठीक है, जेनेटिक ट्रेट में, जेनेटिक ट्रेट मतलब डीएनए में अगर चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. सिंपली जो लाइफ फॉर्म्स है slowly change over time and new species can form from older ones. That is biological evolution. In organic evolution, there are different theories of evolution, but theories accepted universally: theory of inheritance of acquired character, theory of natural selection and mutation theory. वैसे तो जो biological evolution की थी उसकी भी बहुत सारी theories थी, but जो accepted थी वो थी theory of inheritance of acquired character and theory of natural selection and mutation theory. तो अभी हम देखेंगे theory of inheritance of acquired character. ये first theory थी, inheritance of acquired character. ये थी first theory of organic evolution. जीन बैप्टाइज लेमार्क ने दी थी, इसलिए इसे लेमार्किज्म भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लेमार्क. फिर इसमें इसकी फेमस बुक थी फिलोसफी जूलॉजी की, 1809 में आई थी. इसी में थी ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. हम इसके बेसिक आइडियाज पढ़ लेते हैं कि दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एन इंटरनल ड्राइव to become more complex and perfect. Organs used more and became stronger and more developed, and those not used deteriorate. The traits acquired during an organism's lifetime are passed to the next generation, and organisms change in response to environmental changes to survive better. मतलब fittest to environment. Okay. अब अगर हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की जो थ्योरी है इसको बात करें एक सिंपल लैंग्वेज में, तो these are the traits or characteristics that an organism develop. एक organism की जितनी भी traits and characteristics वो develop करता है अपनी लाइफ टाइम में, जो भी acquired traits हैं, environment के response में, वो इसमें हमने ये चीजें डिस्कस करी है. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो लेमार्क ने, जिराफ का, कि जिराफ की जो नेक थी वो शॉर्ट ही थी, शॉर्ट नेक थी, और ट्रीज जो थे वो बड़े थे. तो जब वो शॉर्ट नेक थी ना, शॉर्ट ही नेक थी, तो उन्हें अपनी जो नेक थी ना उसको स्ट्रेच करना पड़ता था ऊपर, ताकि वो जो भी लीव्स है ना वहां तक पहुंच सके. फिर ऐसे ऐसे करते रहे, तो जो ये स्ट्रेच था ना, उन्होंने उनकी नेक को लॉन्गर
अडेप्टेशन के लिए बना दी, लॉन्गर नेक थी, और यही उन्होंने अडेप्ट किया। जब उन्होंने ये अडेप्ट किया तो ये आगे प्रोजेनी में पास हुई उनकी, उन्होंने ये आगे पास किया। ऐसे जब आगे बनती गई जो उनके फ्यूचर थे, तो उनके सभी प्रोजेनीज की एक लॉन्ग नेक थी। ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। मतलब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या था, पहले तो शॉर्ट नेक थी, बट ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस उन्होंने स्ट्रेच करके अपनी लेग को जो लॉन्ग किया, तो ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया, लॉन्गर नेक। फिर यही आगे उनकी प्रजनी में नेचुरली हमें मिलने लगी। तो ये चीज है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट करना अपने जीन्स में, डीएनए में चेंज लाके। बट लेकिन इस थ्योरी को डिसअप्रूव ही इसीलिए किया था क्योंकि उसमें कोई भी जेनेटिक चेंज नहीं आ रहा था। मतलब हमारे डीएनए में कोई चेंज नहीं आया। अब वो अपनी जो नेक को स्ट्रेच करते थे, तो फिर आगे उनकी प्रोजेनी भी ऐसी मिली, पर कहीं ना कहीं ये डीएनए में चेंज नहीं है। ठीक है। और मॉडर्न जेनेटिक्स के हिसाब से कहीं ओनली ट्रेट्स पास, मतलब ये जो जीन्स है ये पास होना चाहिए। इसीलिए इस थ्योरी को हमने डिसअप्रूव कर दिया था। दिस वाज डिसअप्रूव्ड। बट हम इस थ्योरी को इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये फर्स्ट एवोल्यूशन थ्योरी थी, फर्स्ट एवोल्यूशन थ्योरी। एंड इट ऑल्सो suggested that organism can change over time. Organism can change over time. नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। यही हमने अपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। Organisms produce more offspring than can survive, and due to limited resources, individuals compete for survival. Individual of species show natural variation in traits, and those with favorable variation survive and reproduce. Favorable traits pass to offsprings, becoming common in population. Over time, accumulated variations and may lead to new species. डार्विन ने ना कुछ एनिमल्स को ऑब्जर्व किया था, स्पेशली गैलापागोस आइलैंड पे। गैलापागोस आइलैंड ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में। एंड कुछ एनिमल लाइक फिंचेस थे, ठीक है। उनकी ना डिफरेंट डिफरेंट बीक्स थी, टाइप्स ऑफ बीक्स, जो उनके फूड सोर्सेज को सुटेबल थी वैसी थी। थे वो एक ही आइलैंड पे, पर लेकिन जो उनकी बीक्स थी वो डिफरेंट थी। जैसे जैसा उनका फूड सोर्स खाना था, जो उनका फूड का सोर्स है, उसके हिसाब से उनकी बीक्स थी। तो कहीं ना कहीं जो डार्विनिज्म थ्योरी का मेन आइडिया वो यही है कि नेचर सेलेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट अडेप्टिव टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। नेचर सेलेक्ट, तभी उस थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन भी कहा गया है। नेचुरल सिलेक्शन, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को फिट कर लेना, उसको अडेप्ट कर लेना, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। इसमें हमने ये पढ़ ही लिया था कि ये इसका एक और कंसेप्ट है। ये तो ये था कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया, उन्होंने जो उनके लिए इन्वायरमेंट में जो सबसे फिटेस्ट कंडीशन थी उन्होंने उस चीज को अडेप्ट कर लिया। बट लेकिन एक नया टर्म है नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो यही है, मेंडल की जेनेटिक्स को, मेंडल जेनेटिक्स प्लस नेचुरल जो सिलेक्शन है डार्विन की, इसको कंबाइन करके पढ़ें तो इट इज नियो डार्विनिज्म। इट इज नियो डार्विनिज्म। इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो नियो डार्विनिज्म है ना, और नीचे दे सकते हैं कि मेंडल जेनेटिक्स नेचुरल सिलेक्शन, वो चीज ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ विच थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इट इज इन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो वो आएगा नियो डार्विनिज्म जो है
थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को विद जॉगर मेंडल की थ्योरी को, जेनेटिक्स को। तो अब हम जो मोस्टली एक्सेप्ट करते हैं वो नियो डार्विनिज्म को ही करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वो है म्यूटेशन थ्योरी, जो ह्यूगो दी व्रीज ने दी थी, हमें पता है। एंड जो म्यूटेशन का जो टर्म था वो भी ह्यूगो दी व्रीज ने दिया था, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, चैप्टर 3 में पढ़ा था। तो म्यूटेशन थ्योरी 1901 में आई थी। तो mutations are sudden, heritable changes in genetic material DNA. Okay. Unlike Darwin's gradualism, mutations are abrupt and discontinuous. मतलब बहुत sudden reaction है वो. Mutations can be major or minor, passed on to offspring and may lead to new species formation. Favorable mutations are preserved and unfavorable are eliminated. तो जो म्यूटेशन थ्योरी है वो किसने दी थी? ह्यूगो डी व्रीज ने। इसने इवनिंग प्राइमरोज को स्टडी किया था। एक प्लांट है इवनिंग प्राइमरोज, उसमें उसने एक सडन चेंज देखा था। इसमें उसने सडन चेंज देखा। ये एक प्लांट है। ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्राइमरोज प्लांट को स्टडी किया था, उसमें उसने सडन चेंज देखा। ये फैक्ट पूछ सकते हैं इवनिंग प्राइमरोज वाला। ठीक है, तो उसमें बेसिक आइडिया यही है कि न्यू स्पीशीज अराइज ड्यू टू सडन लार्ज चेंज। अब वो सडन लार्ज चेंज क्या है? म्यूटेशन है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। इन द जेनेटिक मटेरियल, म्यूटेशन कहाँ हुई? जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑर्गेनिज्म, सडन चेंज इन डीएनए। ये परमानेंट चेंज होता है। म्यूटेशन जो है टेम्पररी चेंज नहीं है, ये परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज कहाँ पे हो जाता है? जेनेटिक कोड में अगर परमानेंट चेंज हो जाए तो वो कैसे ही चेंज होगा? वो तो पास ही होगा। ये कैसे क्यों होता है? इसका कोई सोर्स भी तो एरर होता है। वो किसी भी चीज एरर, जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा हो। हमने एक सेंट्रल डोग्मा वाला प्रोसेस पढ़ा था, जब डीएनए अपने आप से, मतलब डीएनए से डीएनए बनता है, दैट इज रेप्लिकेशन। अगर उसी टाइम पे एरर आ जाए या हम किसी रेडिएशन के एक्सपोजर में हैं, तब ये केमिकल्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। और जब म्यूटेशन हो रही है ना, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, न्यू स्पीशीज। इसी को ना साल्टेशन भी कहते हैं। वैसे ये नहीं पूछा है, अब तक तो नहीं पूछा है। साल्टेशन दैट इज सडन इवोल्यूशनरी चेंजेस, इसको साल्टेशन कहते हैं। कुछ इसी से हम, यही म्यूटेशन थ्योरी है। मतलब हमारे जेनेटिक कोड में, जेनेटिक मटेरियल में जो सडन चेंज हो रहा है वो म्यूटेशन है, वो परमानेंट चेंज है, वो चेंज नहीं हो सकता। और यही आगे आगे हमारी प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग्स में पास होता जाता है। यही म्यूटेशन थ्योरी का एक बेसिक आइडिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के हम बारे में बात कर लेते हैं। जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये पीसीएस में काफी बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस में ये वाला तो फेवरेट है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। आर्कियोप्टेरिक्स, इसमें क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जनरली स्टेटमेंट भी यही है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है ना, ये कैसा है? ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? ये रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है, thereby suggesting that birds have evolved from reptiles. Reptiles से ये birds evolve हुई हैं। तो जो fossils of Aegypti was discovered from limestone deposit near Solnhofen, Germany. अब की बात शायद ये पूछ ले, अब तक तो नहीं पूछा है कि where has the fossil of Archaeopteryx found, बट अब पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है, Archaeopteryx is a connecting link between the reptile and birds and their fossil was first found in Germany. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फिर जनरली पूछा गया है डायनासोर्स का एरा। इट इज द मेसोजोइक एरा में जो डायनासोर्स थे वो डेवलप हुए थे। लाइफ डाइवर्सिफाइड रैपिडली एंड जाइंट रेप्टाइल डायनासोर्स
monstrous beasts roam the earth. तो उनका अगर एरा पूछ रहे हैं तो इट इज मेसोजोइक एरा. क्रोमैग्नन, ये लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, अगर क्वेश्चन आता है ना तो उसका आंसर क्रोमैग्नन है. Between 35,000 and 45,000 years old, based on the radiometric dating. They had the powerful bodies and brain capacity was 1600 cc. ये अब तक नहीं पूछा गया, but क्या पता अब की बार पूछ ले. It was coined by the Louis Lartet in the southwestern France. And the Cro-Magnon are considered the last direct ancestors of modern men and was a subspecies of modern human named Homo sapiens. तो वही ये लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस या फिर लास्ट डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन अगर क्वेश्चन में आता है तो उसका आंसर क्रो मैग्नन है. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और कौन से फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कि अगर हम बाकी सब ना पढ़ के सिर्फ ये पढ़ के जाएं और क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा. एक तो यही कि जो लास्ट डायरेक्ट एंसेस्टर है वो है क्रो मैग्नन. That is Cro-Magnon. फिर Archaeopteryx. It is a connecting link between reptiles, reptiles and birds. और इनकी फर्स्ट फॉसिल कहाँ मिली? जर्मनी में. और इसको कॉइन किसने किया था? लुइस लैटर ने. लुइस जो फ्रांस में. ओके. डायनासोर्स का एरे की बात करें हम, डायनासोर्स मीसोजोइक एरा. थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड जो ट्रेट है, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, वो किसने दी थी? लेमार्क ने. जिसमें उसने बताया था कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं वो इनहेरिट होते हैं, वेयर एज मॉडर्न जेनेटिक्स के हिसाब से या मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से ये एक्सेप्टेड नहीं है. फिर हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये थी चार्ल्स डार्विन ने दी थी. चार्ल्स डार्विन ने. इसमें ये था कि नेचर सेलेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट अडेप्टिव टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. सर्वाइव टू फिटेस्ट. सर्वाइव टू फिटेस्ट. उस एनवायरमेंट कंडीशंस में सर्वाइव होने के लिए जो भी अडेप्टेशन चेंजेस हैं वो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नियो डार्विनिज्म हमने पढ़ा है. नियो डार्विनिज्म. नियो डार्विनिज्म डार्विन की जो ये थ्योरी है तो नेचुरल सिलेक्शन प्लस जो मेंडल की जेनेटिक थ्योरी है, मेंडल्स की जेनेटिक थ्योरी, इसका कॉम्बिनेशन है एंड जनरली यही यूज करते हैं. म्यूटेशन थ्योरी. ह्यूगो डी व्रीज ने. जो कि एक सडन चेंज है और परमानेंट चेंज है. ओपरन हैल्डेन थ्योरी ये विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन को डिस्कस करती है? केमिकल एवोल्यूशन को. और इसका एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? मिलर एंड यूरे ने. अर्थ की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इट इज 4.54 बिलियन ईयर अगो. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस चैप्टर के. You can go through this chapter once again and these are the important facts जो रिपीटेडली पूछे गए हैं पीसीएस एग्जामिनेशंस में. यही फैक्ट है.
इन थ्योरीज को लिख देते हैं, उसके बाद आगे साइंटिस्ट को लिखते होते हैं और मैच द फॉलोइंग्स में पूछ लिया जाता है। लास्ट डायरेक्ट के नाम से ही जनरली एंड लेटेस्ट एंसेस्टर के नाम से ही पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन को, क्रोमैग्नन। एंड ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, ये कम से कम भी 5 to 6 टाइम्स आया है पीसीएस एग्जामिनेशंस में। डायनासोर का एरा है मीसोजोइक एरा। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 4 और हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ लिया है। एंड थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए तो अब वो कैसे क्लासिफाइड होंगे हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। Thank you. Please like, share, and subscribe these videos. These are very important. We discuss the important facts only. जो भी exam point of view से important होगा, हम उसी को discuss कर रहे हैं. Okay? So thank you.